जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ये एनसीईआरटी बुक है और ये सीटेट के लिए सीटेट या फिर आप एस्टेट या फिर आप यूपी टेट या बिहार बीपीएससी जो टीचर के लिए है, बिहार बीपीएसई जो है आपका टीचर के लिए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना भी सीटेट हो गया, स्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार बीपी आपका टीचर जो आपका दूसरा जो निकाला है, उसके लिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये छूटेगा नहीं। और सीटेट पेपर 2 के लिए है, ये आपका सीटेट पेपर आपका 2 के लिए है, पेपर 2 के लिए है, याद रखिएगा। और पेपर 2 में जिसका एसएसटी सब्जेक्ट है उसके लिए है, और ये आपका ज्योग्राफी है। इसके पहले हम हिस्ट्री ले लिए हैं, अगर नहीं देखोगे हिस्ट्री तो हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। हिस्ट्री का आपका पहला सब्जेक्ट अपलोड है और इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट भी दूसरा पॉलिटिकल साइंस भी आपको अपलोड किया जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा जरूर। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, दूसरे दोस्त को भी शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी बहुत उपयोगी होता है। तो 1 बाय 1 थ्योरी करके हम इसे पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, और सिर्फ ध्यान से देखते जाइएगा। और ये नया एनसीईआरटी जो है वही वाला है। तो चलते हैं आज क्लास, ये आपका ज्योग्राफी का क्लास 6 का ज्योग्राफी सौर मंडल का पहला चैप्टर है। मैं इसे पढ़ता हूँ। कहता सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आप देखे होंगे जब सूर्यास्त होता है, जब सूरज डूबता है तो आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब देखिएगा आसमान में तो पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखेंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसे गिन नहीं सकते हैं, इतना चमकता है। संपूर्ण आकाश से छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और एवं कुछ जो होते हैं धुंधले होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा ऊपर तो कुछ चमकीले होगा तो कुछ धुंधला दिखाई देगा। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो, मतलब ऐसा लगता है कि आकाश में क्या हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। देखिएगा आप आकाश शाम में रात में जब जाके देखिएगा अपने छत्ते पर तो देखिएगा आप कुछ से टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, लेकिन कुछ का अलग अलग है। बहुत से है लेकिन कुछ के क्या है, अलग अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, यानी बिना आपका टिमटिमाहट के चंद्रमा देखें अब मून उसकी तरह चमकता है। कहता इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे, यानी प्रतिदिन जो चंद्रमा देखते हैं ये अलग अलग समय, अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। कुछ कब क्या रहता है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, यानी चंद्रमा को आप पूरा देखना है तो महीना में एक बार देखते हैं। यह चंद्रमा वाली रात को या पूर्णिमा होती है, और यह चंद्रमा वाला रात या पूर्णिमा होती है जिसे हम मूनलाइट कहते हैं। 15 दिन के बाद आप नहीं देख सकते हैं, 15 दिन के बाद ये चंद्रमा आपको नहीं दिखता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। कहता है ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन
अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब रात में अगर साफ आसमान नजर आ रहा है तो आप अवलोकन क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते हैं? मतलब जो रात में देखते हैं, जो रात में दिखता आपको आसमान में, क्या वो दिन में देख सकता है? ये कह रहा है कि आपके आश्चर्य नहीं होता है। तो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। इसका आंसर हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीले वस्तुओं यानी जो तारे हैं, स्टार हैं, वो क्यों नहीं दिखता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हुआ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। अगला पढ़ते हैं, पॉइंट कहता है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। याद रखिएगा खगोलीय पिंड। ये पॉइंट बना के दे देता है सीटेट में, कभी सिर्फ जहां तहां पॉइंट बना के दे देता है, तो जरूर ये सब याद रखिएगा। और नए देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा। कहता सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। यानी सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकता है, रात के समय जो आसमान में चमकता है, क्या कहलागा? खगोलीय पिंड कहलाती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ क्या होते हैं? बड़े आकार वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। क्या होते हैं? गैसों से बने होते हैं। आपका कथन बना के दे दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन सही है। ये इनका आता है, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इनके पास क्या होता है? अपनी एक प्रकाश होती है, उष्मा होती है, जिसे हमें क्या करता है? बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारों का कहता है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। देखिए यहां से देखिए, क्या था? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। किन को? जिनके पास उष्मा, अपना प्रकाश होता है, वे सभी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और यही जो पिंड खगोलीय पिंड होते हैं क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। अब देखिए ये बॉक्स में दिया हुआ, इसे मैं पढ़ लेता हूं, आप भी इसे जरूर पढ़िएगा। सिर्फ देख लेते हैं तो इतना में आपका काम बन जाएगा। सिर्फ पॉइंट जहां तहां उठा देता, सिर्फ ध्यान से लेके पढ़िएगा। कहीं पर से भी एक आपका पॉइंट बनाकर सीटेट में दे देता, तो जरूर देखिएगा। सीटेट हो गया, स्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार बीपीएससी जो टीचर का है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। एनसीईआरटी या कोई भी एग्जाम आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो जरूर देखिएगा और अपने दोस्त को भी कहिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। आओ कुछ करके सीखें। देखिए आओ कुछ करके सीखें। क्या है? आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल, एक सुई। चरण 1 में कहता है कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखे कि उनका कांच कागज से सटा रहे। उनका कांच क्या है? कागज से सटा रहे। दूसरा कहता अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कर दें। अब कागज के छिद्र वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबड़ बैंड लगा दें। क्या करें? रबड़ बैंड लगा दें। अब है कि ध्यान रखें कि टॉर्च को स्विच कागज के बाहर रहे। ध्यान रखना है कि टॉर्च के जो स्विच है कागज के बाहर रहना चाहिए। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को
लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाए, दूसरी सभी बत्तियां को बुझा दे, दूसरी सभी बत्तियां क्या करे, बुझा दे। आप टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें, आप दीवार प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे। क्या कीजिएगा, अनेक छोटे छोटे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं ना, उसी तरह नजर आएगा आपको। आप कैमरे की सभी बत्तियों को जला दे, क्या कर दे, कमरा के जितना बत्ती आप बुझा दिए थे उसे क्या कर दिए, दोबारा जला दीजिए। अब कैमरे की बत्तियों को जला दे, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे, मतलब दिखेगा नहीं। आप फिर इस टॉर्च को देखिएगा तो दिखेगा नहीं। टॉर्च जब जलाएगा तो जो आपको पहले दिखाई दे रहा था छोटे छोटे बिंदु जो दीवार पर चमकते हुए, तो आप क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाली तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं, मतलब नहीं दिखाते हैं। जैसे रात में दिखते रहता है तारा, और जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, तो क्या होता है, तारा क्या होता है, दिखता नहीं होता, अदृश्य हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता। और क्यों नहीं दिखाई देता है, इसी अभी जस्ट बताए कि सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक के कारण ये तारे जो है हमें नहीं दिखाई देता। वही आप अवलोकन रोम में किए, तो आप जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट दूसरा। आप ध्यान से देखेंगे, यहां पढ़ते हैं, कहता है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही हैं, सूर्य के समान ही है। क्या है, यानी रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे हैं ना, वो सूर्य के समान ही, और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। लेकिन हमें बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते, लेकिन हमसे क्या बहुत दूर है, जिसके कारण उसकी उष्मा प्रकाश को हम महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। तथा वे अत्यंत क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। जितने तारे जो है हमसे बहुत दूर है, इसी कारण क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। आप कोई भी वस्तु को अगर कुछ दूरी पर देखते हैं तो क्या होता है, कुछ दूरी से देखते हैं तो छोटी दिखाई देती हैं। अगर दूर से, अगर ज्यादा और दूर जाते हैं तो छोटा नजर आता है, जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो दूर आता है, आपको बड़ा दिखाई देने लगता है। उसी तरह भी है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखें, जब हवाई जहाज उड़ते रहता है ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर, तो कितना छोटा दिखाई देता है। लेकिन वही हवाई जहाज अगर नीचे थोड़ा कम ऊंचाई पर उड़ता है तो बड़ा दिखाई देता है। रात्रि के में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह बनाए गई, क्या है, विभिन्न समूह बनाए गए हैं और विविध आकृतियों को देखते हैं। और यही जो आपको जो आकृतियां बना हुआ है उसी को बोलते हैं हम नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। यानी तारा का समूह कोई आकृति बनाएगा, क्या बनाएगा, आकृति। जैसे यहां देखिए, ये आकृति बना रहा है, ये आकृति बना रहा है, ये आपका आकृति बना रहा है, ये आपका आकृति बना रहा है। देखिए कुछ आकृतियां बना रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है, अर्सा मेजर या बिग वियर जो है, अर्सा मेजर और या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल, जिसे सप्त ऋषि या सप्त रात या ऋषि सत्य, यह 7 तारों का समूह है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारों का क्या है, समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है ये, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
कहता चित्र 1.1 में अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाइए। क्या करने का है? नक्षत्र मंडल को देखिए। ये आपको जो है नक्षत्र मंडल को देखना है। आपका चित्र ये जो दिया हुआ है इसमें नक्षत्र मंडल को देखना है। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आज तो बहुत सा टेक्निक आ गया है जो दिशा पता किया जाता है कि किस तरह दिशा किधर जाना है। लेकिन पहले के ज़माना में लोग जाते थे, दिन में तो आपको पता चल जाएगा सूर्य किधर, अगर पूरब से निकलता है तो जिधर से सूरज निकलता हो तो उधर क्या होता है पूरब, जिधर डूबता है पश्चिम, तो इसके माध्यम से पता ले लीजिएगा। लेकिन रात्रि में कैसे पता करेंगे? तो इसके पता रात्रि में तो अभी भी बहुत सा टेक्निक है, पता कर लिया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में रात्रि में लोग दिशा के निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। याद रखिएगा, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी जो तारा है उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब आसमान में जब देखिएगा इस तरह, देखिए सप्तऋषि के सामने से जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ इसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं? और इसी से हमें दिशा के पता चलता है। ये हमेशा जो रहता उत्तर दिशा में रहता। जब एक दिशा मालूम हो जाएगा तो बाकी दिशा भी मालूम आप कर लीजिएगा। तो इसी तरह लोग यात्रा जो करते थे इसी से माध्यम से रात के समय दिशा का पता लगाते थे। तो यह हमें ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा हमने चित्र में भी बताया। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, जैसा कि हमने खींचे, एवं उसे आगे की ओर बढ़ा जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। क्या है? ध्रुव तारा की इंगित करेगी। अगला पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों को में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड जो होता है जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन यहाँ हमेशा आपका बना देता, ये पॉइंट बना के दे देगा कि बताइए खगोलीय पिंडों में कौन सा कथन या सही नहीं है, इस तरह दे देगा। और कहेगा कि खगोलीय पिंड अपना प्रकाश ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे तारों के प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं। यह कह देगा अपना प्रकाश होता है। ठीक है। और जो अपना प्रकाश होता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता उसे ग्रह कहते हैं। तो ये तो सही बात है कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास प्रकाश होता है, किसी के पास अपना प्रकाश नहीं होता। जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता वो सूर्य के तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और ऐसे पिंडों को ही ग्रह कहते हैं। ये ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। यानी पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है, प्लेनेट है। कहता है यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह जो प्रकाश और ऊष्मा जो प्राप्त करता है सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा। अगर सबसे नजदीक तारा कहा जाए तो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा तो आपका सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है। इस बॉक्स में बना हुआ कुछ पॉइंट को पढ़ लेते हैं, कुछ रोचक तथ्य। कहता बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो याद रखिएगा कि इनमें कहेगा कि इनमें से कौन छल्लेदार प्लेनेट नहीं है, ग्रह नहीं है।
तो ये देखिए आपको 8 ग्रह होते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये 3 गो ग्रह है कि चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इस छल्ले को पृथ्वी से देख सकते हैं, लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। तो याद रखिएगा 3 गो बृहस्पति, शनि, यूरेनस के पास छल्ला है चारों, बाकी के पास छल्ला नहीं है। तो ये कहीं पर से भी पॉइंट बनाकर दे सकता है। अब इसे भी थोड़ा देख लेते हैं, मैं इसे घुमा लेता हूं। तो ये देखिए आपका सौरमंडल में पृथ्वी। तो यहां पर देखते हैं ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह जो आपका बुध है, बुध जिसके इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। उसके बाद वेनस है जो आपका शुक्र है। उसके बाद आपका अर्थ है, ये पृथ्वी जो हम लोग रहते हैं। फिर आपका मंगल है। उसके बाद जुपिटर है, और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होता है ग्रहों में। उसके बाद शनि है, यूरेनस है, यह आपका ग्रह है। और एक क्वेश्चन यहां पर से और पूछेगा कि ये क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो पूछेगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, याद रखिएगा। अगला आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां 8 ग्रह के बारे में दिया हुआ कुछ, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले नंबर बुध के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों एक परिक्रमण 88 दिन में, ये कितना दिन में करता है? 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं पर से भी पॉइंट बना कर दे देगा, इसे जरूर देखिएगा। आप एनसीईआरटी बुक है तो जरूर एनसीईआरटी बुक को खोल के सामने रखिएगा। नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में जाकर, एनसीईआरटी बुक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे आपका डाउनलोड करके ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको ग्रह क्या है, उसका आपका ये बुध है जो सूर्य के चारों परिक्रमा 88 दिन में करता है, अपने अक्ष पर ये घूर्णन 59 दिन में करता है। और सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ही है, और सबसे नजदीक ग्रह जो आपका सूर्य का है वो बुध ही है। उसके बाद आता शुक्र। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर 243 दिन में करता है। तीसरा नंबर पर आता है आपका, अगर दूरी के अनुसार कहा जाए, पृथ्वी सूर्य की दूरी के अनुसार, तो तीसरा नंबर पर आता है पृथ्वी। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। और इसकी चंद्रमा की संख्या 1 है, हमेशा पूछते रहता है ये चंद्रमा की संख्या कितना है पृथ्वी का, तो 1 है। आगे पढ़ते हैं। और बुध और शुक्र पर कोई भी चंद्रमा नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है, मतलब उपग्रह नहीं है। आगे पढ़ते हैं मंगल। सूर्य के चारों परिक्रमा 687 दिन में करता है, अपने अक्ष पर 1 दिन में करता है। और इनकी चंद्रमा की जो संख्या आपका 2 है, चंद्रमा की संख्या 2 है। उसके बाद 5 नंबर पर आता है बृहस्पति। सूर्य के चारों एक परिक्रमा 11 साल 11 महीना, लगभग कहा जाए तो 12 साल अपने करता है ये सूर्य की परिक्रमा। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या जो है आपका 53 है, यानी इसमें उपग्रहों की संख्या कितना है 53 है। उसके बाद आते हैं शनि। सूर्य के चारों एक परिक्रमा 29 साल, कितना में 29 साल में करता है, 5 महीने। अपने अक्ष पर अगर घूर्णन करता है तो ये आपको कितना दिन में करता है, कितना देरी में, तो 10 घंटा 40 मिनट में। इसकी चंद्रमा की संख्या भी 53 है। उसके बाद आपको पढ़ते हैं यह आपका है 7 में यूरेनस। यूरेनस में है कि सूर्य के चारों एक परिक्रमा 84 साल में करता है। कितना साल में? 84 साल में। और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटा
14 मिनट, और इसकी चंद्रमा की संख्या 27 है। फिर आता 8वां नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में, और सबसे ज्यादा सूर्य के ज्यादा समय लेता है तो नेपच्यून लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि ये 164 साल में करता है। और सबसे कम कहा जाए तो बुध होगा। अपने अक्ष पर क्या है तो 16 घंटा 4 मिनट में चंद्रमा, और इसकी चंद्रमा की संख्या जो है आपका 13 है। अब नीचे थोड़ा पॉइंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है। आंतरिक ग्रह ये मतलब ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं। कभी आपका पॉइंट बना के दे देगा कि आंतरिक ग्रह इनमें कौन है या इनमें कौन नहीं है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्योंकि सूर्य के नजदीक ग्रह है, इसे हम सूर्य का आंतरिक ये जो कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, ये चट्टान के बने होते हैं, याद रखिएगा। जो इनर ग्रह है, इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह, ये चट्टान के बने होते हैं। और ये चार जो है आपका सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल से बने हैं, गैस और तरल से बने हैं। ये आपका 4 गो जो है आपका बाह्य ग्रह है और 4 गो आपका आंतरिक ग्रह है। ये जरा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पॉइंट बना के दे देता है। आगे चलते हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा। कहता आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। पृथ्वी के समान जो है 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के यानी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, जिसके पहले जस्ट अभी बताया किसके पास कितने चंद्रमा की संख्या है, कितना दिन में अपना सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने अक्ष पर कितना दिन में परिक्रमा करता है। अब इसे पॉइंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? सोल किसको कहते हैं? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल। और सौर शब्द का उपयोग हम करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, और अधिक शब्दों को लिखना, जैसे सौर मंडल, सौर विकिरण, सौर ऊर्जा, इस तरह शब्दों को लिखने के लिए कह रहा। तो लिख के मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा क्या क्या होगा। अगला पढ़ते हैं सौर मंडल। सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। इन्हें सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं ये ग्रह। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार कहें तो बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा। यह आपका सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का नाम दिया हुआ। अब इसे देखिए पॉइंट में दिया हुआ क्या कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। इसे याद रखिएगा। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स, या याद रखते हैं
तो आप याद होगा जैसे एम से आपका क्या होगा, ये देख लीजिएगा, मरकरी होगा, वेनस होगा, अर्थ होगा। इसी तरह आपका नाम याद रखना है। अब इस पॉइंट को आगे पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए भाषा से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए हम पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जिस तरह यहाँ पॉइंट बना के दिया हुआ आप देख सकते हैं, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, मेट्री पृथ्वी का मापन, आइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसको कहता है कि आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। क्या हुआ है? मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री कहते हैं। याद रखिएगा कि खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? तो खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। अब इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं थोड़ा। कहता है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता जो होता है दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। जिस कक्ष पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सबसे नजदीक है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग जो होता है पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसे क्या बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया। अब ये देखते हैं आगे है पृथ्वी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते होंगे। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पृथ्वी का आता है, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। याद रखिएगा, कभी भी पॉइंट बना के दे देगा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है। आकार में आप 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। बना देगा, दे देगा, कहेगा कि इनमें आप सही कथन को चुनिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ए और बी दोनों सही है। ए सही है, केवल बी सही है, कोई सही नहीं। तो देखिए दोनों सही होगा क्योंकि पृथ्वी जो तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये भी दे देगा। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में जियोड बोलते हैं। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब 8 ग्रह में मात्र एक ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है, बाकी कोई भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है।
नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये 71% जो है पानी से आपका घिरा हुआ है। अब इसे थोड़ा बॉक्स में दिया, इसे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखिए प्रकाश की गति कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना प्रकाश को कितना लगता है, 8 मिनट लगता है। आगे पढ़ते हैं रोचक तथ्य जो है, अब ये पढ़ लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। यह आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि कोई भारतीय जो है चंद्रमा पर गया है या नहीं। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। चंद्रमा कहता है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों को अपेक्षा नजदीक है। क्या है, यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब इसे कुछ पॉइंट को पढ़ लेते हैं। कहता उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कहता मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। क्या कृत्रिम पिंड है? यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में क्या कर दिया था, स्थापित। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। याद रखिएगा, कभी इनमें से पूछ देगा कौन भारतीय उपग्रह नहीं है या कौन है, तो याद रखिएगा इनसेट, IRS और एडुसेट जो है भारतीय उपग्रह है। आगे पढ़ते हैं। यह आपको देख रहे रॉकेट प्रक्षेपण है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना है। उपग्रह का कक्षाओं में प्रवेश है। ये चित्र बनाया हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। कहता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। याद रखिएगा, क्योंकि हर लाइन जो NCERT का इंपॉर्टेंट होता है, हर लाइन NCERT का इंपॉर्टेंट होता है सीटेट में। उसके बाद है लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, चंद्रमा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसी कारण क्या होता है, परिणाम जो है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्या कर सकता है, पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चंद्रमा की परिस्थिति जो जीवन के अनुकूल नहीं है, यानी वहां जीवन के अनुकूल नहीं। इनकी सतह जो है, सतह पर पर्वत भी है, मैदान भी है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और ये कब देखेगा, तो चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब इस पॉइंट को देखिए, क्या कहता है कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। अब इसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह आप देख रहे हैं, आपका क्षुद्र ग्रह है। तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये पॉइंट पूछ देता है कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में दिया हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार कहता क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्या होता है, क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब उल्का पिंड के बारे में पढ़ लेते हैं। उल्का पिंड कहता सूर्य के चारों चक्कर लगाने
वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहते हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। देखिएगा रात में तो कहता हमारा सौर मंडल इससे आकाश गंगा का एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रवेश की प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम जो है आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आगे इसको पढ़ते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र को आपका स्थान कहाँ है ये बताना। तो ये देखिए, उसके बाद ये आपका अध्याय कंप्लीट हुआ और ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये अभ्यास जो है आप मुझे करके जरूर बताइएगा और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर पर करके बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, ये मैं देखना चाहता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसे आप आंसर इसी पर बताइएगा। ग्रह एवं तारों में क्या संबंध है सारा मैं डिटेल से बता दिया, नहीं तो दोबारा आप देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखना है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देखते हैं? ब्रह्मांड क्या है ये बताना, सही उत्तर को बताना, ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। इस तरह लिख लीजिएगा कि दूसरा का पहला इस तरह व्हाट्सएप कीजिएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है ये भी बताएगा। सारा मैं आपका इसी वीडियो में बताए हैं, और नहीं तो दोबारा आप देख लीजिएगा, तब आंसर ही आप मुझे लिख कर फोटो खींचकर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। सभी ग्रह सभी जो ग्रह है सूर्य के चारों किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं ये बताना है। ध्रुव तारे किस दिशा को ज्ञान देता है? क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? फिर आपको खाली स्थान है, तो खाली स्थान को भी लिखिएगा, इस तरह लिख लीजिएगा, नंबर देकर आप खाली स्थान में जो भराएगा लिख दीजिएगा। अब वो कुछ करके बताएं। कहता है सौर मंडल का एक चार्ट तैयार करना है, उसे भी चार्ट तैयार करके मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। छुट्टी के एक तारामंडल में जाकर देखें और वहां के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। आप कभी जाइए या गए होंगे तो जरूर देखिए तारामंडल। पृथ्वी और सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए आपस में। आवो खेलें। कहता है हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में सूर्य के नामों का पता लगाएं। अपने मित्र, शिक्षक और पड़ोसी की मदद लें। क्या क्या कहते हैं? आप मानव सौरमंडल का निर्माण करके मनोरंजन के लिए खेल सकते हैं। प्रथम चरण, आपकी कक्षा में सभी छात्र इसे खेल सकते हैं। एक बड़े हाल में या खेल के मैदान पर एकत्र हो जाएं। दूसरा चरण, आप मैदान में 8 वृत्त खींचें, जैसा कि आगे चित्र में दिखाया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी लेकर उस पर चौक या स्याही से पृथ्वी प्रत्येक आधे मीटर पर एक चिन्ह लगाएं। केंद्र को चिन्हित करने के लिए वहां
एक छोटी कील को रख दें। आप केंद्र में खड़े होकर उस रस्सी को एक सिरे को पकड़ें। यह आपको होमवर्क प्रोजेक्ट वर्क दिए, आप मुझे करके बताइएगा जिस तरह यहाँ किया हुआ, और जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा कि आपका आंसर, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराया जाएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।